इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। कार्यक्रम किसान की बात में आज एक और अंक के साथ ढेर सारी जानकारियां और आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं आपके समक्ष। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार, करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, हम जानते हैं कि हमारे किसान जो फसलें उगाते हैं उनमें कई फसलें ऐसी हैं जो दूसरी फसल को बहुत फ़ायदा करती हैं, जिनमें दलहनी फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर हमारी आने वाली फसलों को उपलब्ध कराते हैं और प्रोटीन का भंडार है। इसलिए दलहनी फसलों का महत्व बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में जितनी दलहन का उत्पादन होना चाहिए अभी उसका क्षेत्र कम है, जिसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और दलहनी फसलों से ज़्यादा लाभ हमारे किसान ले सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़मीन को फ़ायदा देती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए अच्छी है और इसके साथ साथ कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। और मौसम चल रहा है बारिश का, इस मौसम में दलहन की कुछ फसलें तो हमारे खेतों में हैं और भी क्या हम इनकी कोई बिजाई कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं, किस प्रकार से इससे अच्छा उत्पादन ले, सभी बातों की जानकारी वैज्ञानिक ढंग से अगर हम करें तो हमारे किसान भाइयों को उसका ज़्यादा लाभ होगा और एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ले पाएंगे। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर YS शिवे जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में, और ये प्रोफेसर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत जी आपका। मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को नमस्कार। और दलहनी फसलों से संबंधित कुछ सवाल हमारे श्रोताओं के जहन में भी आएंगे, वो भी जानकारी लेना चाहेंगे। तो कोमल, उसके लिए हमारी टेलीफोन लाइन खुली है। बिल्कुल, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं और आज हमारे सभी श्रोता जो हैं हमारी थाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी दालों के बारे में अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, किस तरीके से आप इसकी देखभाल कर सकते हैं, कौन सी दाल अभी आप लगा सकते हैं, ये सभी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। टेलीफोन नंबर्स हैं हमारे 0112341081। डॉक्टर शिवे जी, जो दलहनी फसलें हैं उनमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं और इनको क्यों उगाया जाना चाहिए, किसानों के लिए किस प्रकार ये लाभकारी हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो खरीफ में विशेषकर जो हमारी उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं उनमें अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया और इसके साथ साथ ग्वार, ये 4-5 फसलें हैं जिनको हम दो दाल वाली फसलें या इनको हम कहते हैं कि ये पल्स की फसलें हैं हमारे लिए। और इनका महत्व जो है हमारे भोजन में तो है ही, साथ साथ हमारे वातावरण और मिट्टी के साथ भी है जी। क्योंकि यदि हम इन फसलों को उगाते हैं तो एक तो ये है कि हमको इनसे जो है दाल मिलती है जिसका हम प्रोटीन से भरपूर होती है, और दूसरे ये है कि इनकी जड़ों में ग्रंथियां होती हैं तो ये हमारी वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको एकत्रित करने में सहयोग करती हैं और वो अपनी पूर्ति तो करती हैं, उनको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन जो आगे आने वाली फसल है जो बोते हैं इनको उगाने के बाद में, तो उनको भी नाइट्रोजन छोड़ कर जाती हैं ये। और दूसरा ये है, यदि हम इनकी सहफसली खेती करते हैं तो सहफसली खेती विशेषकर जैसे हम इस समय खरीफ के मौसम में मक्का के साथ में, बाजरे के साथ में, ज्वार के साथ में इसकी सहफसली खेती भी की जा सकती है। तो जो मुख्य फसल है उस पर तो इसका असर नहीं पड़ता है? नहीं, इस पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि उसको फायदा होता है। फायदा इस वजह से होता है क्योंकि यदि हम जैसे मक्का हम 60 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, बीच में काफी स्पेस बचता है। यदि हम मूंग, उड़द, काउपी को लगाएंगे तो हमारे जो खरपतवार भी कम आएंगे। और दूसरे जो नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं, कुछ नाइट्रोजन जो इकट्ठा करते हैं वो, क्योंकि राइजोस्फीयर के अंदर दूसरी जो हमारी कोई भी सीरियल की फसल है जैसे मक्का या ज्वार, बाजरा, इनमें से किसी को भी लगाएंगे तो उनको भी प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से जो इंटरक्रॉपिंग है विशेषकर मूंग, उड़द, काउपी के साथ में या ग्वार के साथ में बहुत अच्छी मानी जाती है। और उसके साथ साथ वातावरण की मैंने बात की है जी सर। वातावरण की बात मैंने इस वजह से की है क्योंकि यदि हम कोई भी फसल में नाइट्रोजन को कम देते हैं और उर्वरकों को कम देते हैं तो हमारा वातावरण अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग होकर
तो हमारी जो है मीथेन गैस निकलती है, या हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है, या अमोनिया वॉलेटिलाइजेशन लॉस है, इन सब का जो है वातावरण पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। यदि हम दाल वाली फसलों को लगाते हैं तो हमको कम उर्वरक देने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से एक कह सकता हूँ मैं कि ये जो है वातावरण के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, और इसके साथ साथ पर यूनिट के हिसाब से इनका बायोमास भी अच्छा होता है। पर यूनिट पर टाइम कह सकते हैं, पर डे के हिसाब से कहिए, पर मंथ के हिसाब से कहिए, तो इनका जो है बायोमास भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से, और दूसरी बात यह है कि यदि हम इनको फलियां तोड़ने के बाद में मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो जैवांश पदार्थ की हमारी प्राप्ति होती है। और जैवांश पदार्थ ऐसा होता है मिट्टी के अंदर कि उससे यदि हम किसी भी फसल का अवशेष मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो हमारे जीवाणु बहुत सक्रिय हो जाते हैं, विशेषकर क्योंकि इसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो बहुत नैरो होता है, कम होता है, हरी खाद के रूप में। हाँ, हरी खाद के रूप में, तो मतलब वो जल्दी गल सड़ भी जाता है। तो दाल वाली फसलों का उगाने का महत्व बहुत है हमारे लिए, विशेषकर जहाँ पे हमारी 50% से ज्यादा जनसंख्या नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन जी, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, वेजिटेरियन है, जहाँ पे कि हम लोग जो ज़्यादा या तो सब्जियां खाते हैं या दाल खाते हैं, और मीट कम लोग खाते हैं हमारे यहाँ पे। तो इस हिसाब से 50% से ज़्यादा वेजिटेरियन है, जो हमारी दाल पर निर्भर करती है, सब्जियों पर निर्भर करती है, और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमारे देश के लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, और विशेषकर हमारे देश में सबसे ज़्यादा हम उत्पादन भी करते हैं और खपत भी हमारे देश में ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि चारे वाली फसलों में या मक्का के बीच में इनको लगा सकते हैं, गन्ने के फसल में भी शुरू में लगाई होगी कई किसान भाइयों ने। बिल्कुल। अब बारिश हो रही है इस मौसम में, क्या अभी भी लगाने का समय है, और जो खड़ी फसल है उसकी देखभाल कैसे करें? हाँ, देखिए, बिल्कुल जैसा आपने पूछा, क्या इसको अभी लगा सकते हैं। बहुत से किसान भाई बहन जो है बहुत जल्दी जो है मक्का लगा देते हैं, ज्वार लगा देते हैं, बाजरा चारे के लिए, तो चारा काट के उनका खेत खाली हो जाता है। तो इस समय उन्हीं परिस्थितियों में लगानी चाहिए। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अब अगस्त की 2 तारीख है, दूसरा दिन है आज अगस्त का, तो थोड़ा लेट हो गई है। कोई खास वैरायटी? हाँ, खास जो कम अवधि वाली हमारी किस्में हैं मूंग उड़द की, उनको लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के लिए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश हो रही है, तो जो है वो खूड़ बनाए, खूड़ के ऊपर फिर मैंड जो बनती है, जैसे खूड़ बनाते समय मैंड बन जाती है दोनों साइड से, तो मैंड के ऊपर लगाएंगे या रेज बेड पर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी नहीं भरेगा। क्योंकि ये फसलें हमारी दाल वाली फसलें हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं पानी भराव के लिए। यदि पानी भर जाता है तो इनके अंदर जो है जड़ों के अंदर ग्रंथियां जो बनती हैं वो कम बनती हैं, और यदि बहुत दिन तक पानी भरा रह जाए, 2-3 दिन तक, तो उस पर हमारी ग्रोथ भी प्रभावित होती है। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूँ, अब जब लगाते हैं हम शुरू में, तब भी अभी यदि रेड वेड पर लगाएं या हम रिज के ऊपर लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। चाहे हमारी पानी ना रुके, पानी यदि हमें पानी देने की जरूरत पड़ती है तो कम पानी लगे, और पानी रुके नहीं यदि बरसात ज्यादा हो रही है, दोनों ही फायदे होते हैं। तो इस तरीके से रेज बेड पे, और जो हमारा खूड़ के साथ जो हम बेड बनाते हैं, तो यही फायदा है कि अधिक पानी जो है खूड़ में से निकल जाता है, और जब हमको पानी देने की जरूरत पड़ती है तो कम पानी की जरूरत पड़ती है, और पौधों के अंदर जो ग्रंथियां बनती हैं वो भी अच्छी बनती हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो है किसान भाइयों को अपनाने की जरूरत है। मेरे विचार से कुछ किसान भाई तो जागरूक भी हैं, वो देखते हैं और अच्छे ढंग से इस तरीके से रेज बेड पे ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ही लगाना चाहिए। यदि लगाने की अभी जरूरत पड़ती है उनको, मक्का काट ली है, ज्वार काट ली है, अगाई लगाई है जिन्होंने, और अभी खेत खाली हो रहे हैं, तो जो कम अवधि वाली किस्में हैं, चाहे मूंग की उड़द की, उनको लगा सकते हैं। जी, तो जो खड़ी फसल है, जैसे कि निरंकार जी ने अभी कहा, तो उसकी कैसे देखभाल करें जो अभी लगी हुई है? हाँ, बिल्कुल। जैसे बहुत से किसान भाई और बहनों ने समय से, हम जैसे कहते हैं अरहर की फसल जो है इस समय लगभग 2 महीने की हो गई है, उसको जो जून में ही लगा देते हैं, तो इस समय जो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसके अंदर खरपतवार नहीं आने चाहिए, और पानी नहीं पानी का भराव नहीं होना चाहिए। जहाँ पे बारिश हो रही है पानी निकाल देना चाहिए। और खरपतवार हो रहे हैं तो खरपतवारों को जो है इस समय
आप खुरपी के द्वारा या हैंडो के द्वारा निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब बरसात हो रही है तब तो दिक्कत होती है निकालने के लिए, जैसे ही फरेरा मौसम होता है, बारिश नहीं होती है, तो अच्छा ये रहता है खुरपी के द्वारा या हैंडो के द्वारा निकालेंगे तो उनकी जड़ों के ग्रंथियों के अंदर जो है वायु का आदान प्रदान भी अच्छा होता है जड़ों के अंदर और ग्रंथियाँ अच्छी बनती हैं। इस समय जो है किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें। यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा खरपतवार आ रहे हैं वहीं पे जो है विशेषकर 2 दाल वाली फसलों में खरपतवारी नाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें भी एक खरपतवार नाशी आता है विशेषकर एमेजोथाफायर के नाम से आता है, जिसे परशूट के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी जो है केवल 100 ग्राम दवा जो है पर्याप्त होती है प्रति हेक्टर के हिसाब से, उसी को डालना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए जब बारिश ना हो रही हो तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए और फ्लैट फन नोजल से ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। और जो मैंने 100 ग्राम दवा बताई है तो उसको जो है आप एक्टिव इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ मैं 100 ग्राम सक्रिय तत्व उसमें, हाँ क्योंकि उसके अंदर 10% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो सक्रिय तत्व की 10 ग्राम दवा और 500 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करना चाहिए। और जब मौसम साफ हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लैट फैन नोजल मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि फ्लैट फैन नोजल से जो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर जितना हम फाइन ड्रॉपलेट बनाएंगे उतनी जो है इफेक्टिवनेस दवा की बढ़ जाती है और हमारे खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाते हैं। और कोमल, जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, डॉक्टर साहब से तो बातचीत जारी रहेगी कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की गई है जी। और इस अवसर पर जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने पटना बिहार में विशाल किसान समुदाय और अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों को आज संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खेती को लाभकारी बनाने के संकल्प को उन्होंने दोहराया कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें, ये सरकार की योजना है। और साथ ही साथ पीएम किसान योजना के तहत अगर हम बात करें तो अब तक 3,77,000 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो किसानों के खाते में सीधे तौर पर पहुंचाई जा चुकी है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत सभी सीमांत किसान जो होते हैं उनको सालाना 3 बराबर किश्तों में लगभग जो 6,000 रुपये हैं वो उनको सीधे उनके खाते में दे दिए जाते हैं। और मंत्री जी ने कहा कि प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने, विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जैसे प्रयासों को बढ़ाए जाने पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने मखाना उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान और कृषि विज्ञान को खेती से जोड़ने की निरंतर कोशिशों को भी रेखांकित किया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि किसानों को उचित मात्रा में खाद, कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही फसल खराब होने की स्थिति में जो किसानों को नुकसान होगा उसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास जो किए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी दी। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि फसलों की खरीद पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है उसमें उत्पादन की लागत पर 50% लाभ जोड़ा जाता है, जो सरकार के किसान केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये सभी जो संबोधन है ये हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने कहे। हाँ, तो ये सभी चीज़ें आज जो किस्त का भुगतान किया गया है उस अवसर पर रखा गया था। और ये आज जो जारी की गई निरंकार ये 20वीं किस्त थी और फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो है वो शुरुआत मानी जाती है। और ये वाकई हमारे किसानों को छोटे तौर पर या बड़े तौर पर जैसे भी हो उनको एक आर्थिक सहायता जरूर पहुंचाती है। किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
और निरंकार, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, और जिन किसानों को ये योजना मिलती है सीधे तौर पर अगर उन्हीं से जाने तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि उन्हें क्या लाभ होगा या क्या लाभ हो रहे हैं या उनका अगला कदम क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम शिव कुमार मोर, किसान, ग्राम पंचायत रायपुर, ब्लॉक वजीरगंज, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश का मैं किसान। आज हमको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त मिली है और 2000 रुपए वो हम अपनी खेती किसानी में खाद, बीज, दवा में उपयोग करेंगे। कुछ जो नई वैरायटियां हैं औषधियों की, उसमें भी हम प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये स्कीम ऐसी चलती रहे, बहुत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। 20वीं किस्त है। इससे पहले मेरे पिताजी को मिलती रही, अब वो नहीं रहे और अब जमीन हम लोग के नाम पर आई है, हमको भी मिल रही है और परिवार में भी मिल रही है और हमारे गांव के तमाम किसान साथियों को मिल रही है, जिससे उनका भला हो रहा है। अपने खेती में, किसानी में उसका पैसे का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो धान की खेती लगी है उसके लिए खाद लाएंगे, हम प्रयोग करते हैं। खाद के लिए धनिया क्या बीज है उसमें प्रयोग करेंगे। इसकी जानकारी हमको मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है और इसकी किस्त जो है प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से जारी की है। जी, बड़ा अच्छा माहौल रहता है। किसान साथियों के साथ हम लोग बैठते हैं और रेडियो भी सुनते हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको सुनते हैं। आकाशवाणी हमारा शाम का खबर सुनते हैं, कृषि चर्चा सुनते हैं, जो भी चर्चाएं आती है समय समय पर हम लोग सुनते रहते हैं। किसान आगे बढ़ रहा है और किसानों को नए नए एंटरप्रेन्योर खड़ा करने का एक माध्यम है और बैंक भी उनकी काफी मदद कर रहे हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और कार्यक्रम में हम जानकारी देते ही हैं आप सभी को सरकार की उन सभी योजनाओं की जो हमारे किसान को लाभान्वित करे, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए और उन्हें आगे बढ़ाए। ऐसी ही एक सरकार की योजना है ऑयल पाम मिशन। और ऑयल पाम मिशन के तहत सरकार की ये इच्छा है, सरकार की ये चाहत है कि हमारा देश जो खाद्य तेल का जो उपभोक्ता, इतना बड़ा उपभोक्ता है, उसका उत्पादन अपने ही देश में पूरी तरह से कर सके और पूरी तरह से संपन्न बन सके और अपना देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। और इसी विषय पर आपको दिलवाते हैं ये जानकारी। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और कार्यक्रम एक जो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, एक और किसान हमारे साथ, मैं उत्कृष्ट पांडे हूँ। अभी एक और किसान हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आइए उनका भी जो अनुभव है सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चंदन और कुछ औषधीय पौधों की खेती करता हूँ। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जैसे काली हल्दी, कस्तूरी हल्दी, लकडांग हल्दी और काला नमक धान, इन सब की खेती करता हूँ। ये किसान सम्मान निधि नो डाउट किसानों के लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। जो किसानों की जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे अभी अब धान लगने वाला है या लग रहा है, ऑलमोस्ट लग चुका है, तो किसानों को बहुत सारी जरूरतें होती हैं, उर्वरक की जरूरत होती है, कुछ लोगों को मजदूरी देनी होती है, तो उन सबकी सरकार की तरफ से जो सहयोग है सम्मान के तौर पे दिया जाता है, उसमें बहुत ही उपयोगी होती है किसान के लिए। मतलब लोग कहते हैं बहुत टोकन अमाउंट है, लेकिन वो टोकन अमाउंट नहीं है, बहुत मौके पर दी जाने वाली ऐसी राशि है जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। ये जो किस्त है आज 20वीं किस्त जो बनारस से जारी हुई है, वो हम लोगों के लिए बहुत ही सहयोगी है और हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा प्रतीक्षारत थे। देखिए, सरकार का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम लोगों के पास डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है जो चीजें, उससे हम डायरेक्ट कैश के रूप में आता है, तो उससे किसान अपने जो खेती की जरूरतें हैं वो लिक्विड फॉर्म में आसानी से बैंक से जाके पैसा ले आए और दुकान पे जाके वो सारी चीजें खरीद कर उसको पूरी कर लेता है। इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ा सहयोग पूरे भारत के किसानों को लिए दिया ना, एक मतलब ऐतिहासिक कदम है और ये
भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मतलब किसानों के लिए सहयोग जैसा मुझे लगता है कि किया जाने वाला एक स्कीम है जो किसानों के लिए माइलस्टोन साबित हो रही है। बिल्कुल, ये थे जो हमारे किसान जिनको ये लाभ मिला है, उनके क्या विचार थे इस पर वो सुने हमने आपने। और डॉक्टर साहब, हम अब थोड़ा समय बचा है कार्यक्रम का, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान जिनकी फसलें लगी हैं, दलहनी फसलें, इस समय कौन कौन सी सावधानी बरते जाने की जरूरत है? हाँ, देखिए बिल्कुल, जो इस समय बारिश भी हो रही है, अब बारिश कहीं कहीं बहुत ज्यादा हो जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दो दाल वाली फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो जहाँ पे बरसात ज्यादा हो रही है पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। कोई भी दो दाल वाली फसलें हैं, दलनी फसलें हमारी, अरहर, मूंग, उड़द, काउपी, लोबिया भी कहते हैं जिसको, या इसके साथ ग्वार भी होती है। ग्वार जो हमारी बहुत ज़्यादा राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है, यहाँ ग्वार बहुत होती है। तो इनमें यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खरपतवार आ रहे हैं तो खरपतवारों को भी निकालने की ज़रूरत है। और जिन्होंने समय से लगाई हुई है, इस समय किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसको जो है किसी खुरपी द्वारा या हैंडो द्वारा ही निकालने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि इस समय कभी कभी जो ना वाइट फ्लाई आती है जी, वाइट फ्लाई, और वो जो है हमारा जो येलो मोज़ेक वायरस है इसको फैलाती है। वो वायरस के द्वारा जो बीमारी फैलती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर उसका कोई निदान भी नहीं होता है। तो वाइट फ्लाई को जो इसका कैरियर है येलो मोज़ेक वायरस का, उसको नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है। तो यदि किसान भाई अपने खेत में जाते रहें, देखते रहें, सुपरवाइज करते रहें, यदि उनको ऐसा लगता है कि वाइट फ्लाई आ गई है, सफ़ेद मक्खी के ना कहते हैं जिसको, तो उसको नियंत्रण करें। उसको नियंत्रण करने के लिए जो है इमिडाक्लोपिड जो आती दवाई, तो उसकी जो है 3 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर सकते हैं। घोल की मात्रा जो है वो 500 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत पड़ती है, अर्थात 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से यदि वो ध्यान रखेंगे तो मेरे विचार से वो जो येलो मोज़ेक वायरस है उससे नुकसान होने से उनकी फसल बचेगी। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अनावश्यक तरीके से किसी भी रसायन का इस्तेमाल न करें, चाहे वो फंजीसाइड है, चाहे वो जो है आपका इंसेक्टिसाइड है। जब ज़रूरत हो और समय समय पर जो है जो उनके यहाँ नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे सलाह लेते रहें, मशवरा लेते रहें। और कभी यदि किसी किसान को कोई ज़रूरत पड़ती है कि उनके यहाँ किसी तरीके का कीड़ा आ रहा है या बीमारी आ रही है इन फसलों के अंदर, हमारे यहाँ का जो एक पूरा समाचार निकलता है तो उसके माध्यम से एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी वो भेज सकते हैं। वो नंबर भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। नंबर, व्हाट्सएप नंबर तो मेरे ध्यान नहीं है इस समय। नेट पे मिल जाएगा? नेट पे मिल जाएगा, हमारी यहाँ की जो पूरा संस्थान की वेबसाइट है उससे मिल जाएगा। लेकिन वो एक अच्छा माध्यम है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है कि फोटो खींच के भेज दीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान जो हमारे 8 दिन में दूसरा समाचार रिलीज होता है शनिवार के दिन। ये अच्छा है, कई बार लगता है कि पत्तियां पीली पड़ गई हैं या कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, अब एकदम नहीं बता पाते, फोटो खींच के भेज सकते हैं। फोटो विशेषज्ञ के माध्यम से उसको कंसल्ट करके जो हमारा पूरा समाचार निकलता है उसमें निदान करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल तरीके से इतने बढ़िया ढंग से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। डॉक्टर शिबे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। और कोमल, अब घड़ी की सुइयों से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो हम अपने सभी दोस्तों से चाहेंगे इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।